Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut channel. आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का ही एक चैप्टर सेकंड चैप्टर जो हमारा था, जो हमने लास्ट क्लास में आधा पढ़ा था, सॉइल तक पढ़ा था, उसी को ही आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो सॉइल, उसमें टू पार्ट्स में वो चैप्टर हम लोगों ने डिवाइड किया था। आधा हिस्सा उसका सॉइल था एंड आधा हिस्सा जो उसका है उसका टॉपिक है वाटर। ठीक है, तो हम लोग आज वाटर स्टार्ट करने वाले हैं। सॉइल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए वाटर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। कह रहे हैं कि जो वाटर है वो बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है। सबको पता है कि भाई पृथ्वी पर पाया जाता है, नेचुरल तरीके से, किसी ने बनाया नहीं है उसको, है ना। और कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का, जो हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट है, वो किससे कवर्ड है? वो वाटर से कवर्ड है। यानी कि 3/4 हिस्से पर पृथ्वी के पानी ही पानी पाया जाता है ना। बट ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। यानी केवल 1% फ्रेश वाटर है उसमें। बाकी सारा कैसा है? बाकी सारा जो है वो सॉल्टी है। कैसा है? सॉल्टी, खारा पानी है ना। और उसमें से भी ह्यूमन यूज के लिए केवल 1% है। वो ये कह रहे हैं जो भी पानी है, जो भी फ्रेश वाटर है, उसमें ह्यूमन के अगर यूज के लिए क्वांटिटी अगर चेक करी हमने, तो हमें उसमें से 1% ही मिला। It is found as groundwater, as surface water in rivers and lake and as water vapor in the atmosphere. वो जो पानी है वो नदियों में, झीलों में, है ना, या फिर जमीन के अंदर किसी अवस्था में, है ना। और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में वाटर वेपर की तरह वो मतलब विद्यमान है, पाया जाता है। तो वो 1% पानी कहाँ कहाँ मिलता है, ये इन्होंने बताया कि वो इस तरीके से सरफेस पर भी पाया जाता है। क्योंकि अगर हम रिवर की बात करें, तो रिवर हमें धरती की, जो पृथ्वी है हमारी, उसकी धरती की जो लैंड है उसकी सरफेस पर ही तो रिवर बह रही है, तो वो सरफेस पर पानी है। अगर अंडरग्राउंड बात करते हैं, जैसे समर वगैरह किसी के घर में लगाओ तो अंडर, है ना, अंडरग्राउंड करते हैं सिस्टम, तो अंडरग्राउंड भी पानी है। एंड तीसरा कह रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें वाष्प, वाष्प समझते हैं ना सब लोग, भाप के तौर पर। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी बर्तन में पानी उबालिए, है ना, उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, और जब आप प्लेट उठाएंगे तो छोटी 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 सी बूंदे प्लेट पर, वो स्मॉल पॉइंट्स में बूंदे जो होती हैं वो मिलेंगी। तो वो एक तरह से क्या जमा हो गया? वो भाप जमा हो गई, वाटर वेपर जमा हो गई। वेपर का मतलब भाप। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं वायुमंडल के अंदर भी थोड़ा सा पानी जो है वाटर वेपर के रूप में विद्यमान है, पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, अर्थ्स वाटर। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए। अगर जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर की बात की जाए तो पूरा का पूरा हमारा जो 97% हमारी जो अर्थ है वो कैसे खारे पानी की शो कर रहा है यहाँ पे। और जो फ्रेश वाटर है ब्लू कलर से, वो हमने 3% शो किया है। अब आप सोचेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि 1% भाई पानी है ना, फ्रेश वाटर, और अभी आप कह रहे हो कि भाई 3% पानी है, तो ये कैसे है? तो ये जो हमारा, एक तरह से हमने ओवरऑल 3/4 की बात की थी। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमारा जो, जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। तो हमने मान लिया कि 70% पृथ्वी पर हमारे पानी है और बाकी की 30% जो है वो लैंड है, जमीन है। तो उस 70% में अब हमने देखा कि जो उस 70% में है वो 90% कैसा है? सॉल्ट वाटर है, और उसका जो 3% बचा वो फ्रेश वाटर है। तो इस तरीके से हमने ये अर्थ वाटर का ग्राफ जो है वो तैयार किया। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। सबको पता है भाई पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है ना। तो मोस्ट प्रेशियस का मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारी लाइफ में पानी। ठीक है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्सटेंस फ्रॉम द अर्थ। कह रहे पानी को ना तो पृथ्वी में जो है जितना भी उसमें ऐड किया जा सकता है, मतलब ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसको कम किया जा सकता है। लेकिन वो रीयूज, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब बार बार उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको शुद्ध करने के भी तरीके होंगे आफ्टर दैट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो नालियों में पानी, जैसे हमने नहाया और नालियों में जाके जो पानी गया उसी को रीयूज कर लें। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, है ना, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, देन हम वो किसी दूसरे काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ह्यूमन
human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. तो जो पानी है वो सिर्फ ना तो हम पीने में, मतलब ना ही केवल पीने में, और ना ही केवल हम क्या वॉशिंग मतलब कपड़े धोने, बर्तन धोने, गाय भैंस को नहलाने, है ना, अपना घर साफ करने, पोछा लगाने, झाड़ू लगाने, वॉशिंग के काम में इस्तेमाल करते हैं। और क्या काम करते हैं ना, इन दोनों में ही सिर्फ काम नहीं करते, काम नहीं आता पानी, इसके अलावा हमारे कहाँ पे काम आता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब हम खाना बनाएंगे तो भी हमें प्रोडक्शन हो रहा है। खाना बनाना मतलब खाने का प्रोडक्शन करना, खाना उगाना मतलब एग्रीकल्चर की बात करें वहां पे भी प्रोडक्शन, अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वहां पे भी भाई इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। एंड कोई फैक्ट्री है, कोई वैसी जगह है जहां पर कोई चीज बन रही है, देन वहां पर भी क्या चाहिए, क्योंकि चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी जगह को तो फैक्ट्री कहेंगे जहां पे चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह पर भी पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिवर्स of dams are the other uses, increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up water source or water pollution। देखिए क्या कहने की कोशिश की है इन्होंने, देखिए सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखिए आप लोग, सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखिए, क्या कह रहे हैं कि जो यूजेस हैं उसमें वाटरिंग प्लांट्स, पानी हम लोग जो पौधों को देंगे वो भी वाटर का यूज है, वॉशिंग हैंड हाथ धोएंगे वो भी वाटर का यूज है, कुकिंग कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगे अभी हमने बात की वो भी वाटर का यूज है, बेदिंग यानी कि हम नहाएंगे वो भी वाटर का यूज है, पेंटिंग हम कलर मिला के किसी भी पानी में तब देनी तब तो कलर करेंगे ना, तो पेंटिंग भी। एंड पुटिंग ऑफ फायर, अगर हम आग पर कुछ पका रहे हैं, जैसे हमें आलू उबालने हैं तो केवल कुकर में आलू भर के रख दो और गैस पे रख दो, उबल जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है पुटिंग ऑफ फायर कि एक तरह से पानी अपने खाना बनाने के लिए चाहिए और उसको बुझाने के लिए, जैसे कहीं पे आग लग गई तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पानी से बुझाएंगे, ठीक है। तो हमें खाने के लिए भी और बुझाने के लिए भी, दोनों के लिए भी फायर की जरूरत, उसकी पानी की जरूरत होती है। ड्रिंकिंग पीने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने के लिए। देखिए सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको, ये देखिए पुटिंग फायर, आग जो लगी है वो पानी से ही बुझेगी ना, पानी से ही बुझाई जाएगी, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे वाटर के। यहाँ के हिसाब से देखते हैं तो देखो इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सबसे बड़ा देखो डैम बनाने के लिए भी हमें, अगर हमने डैम बनाया उस पानी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमने डैम बनाया, तो उसको हमने क्या करा यहाँ पे, कंजर्व किया वाटर, ठीक है। एंड पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड क्रैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। देखो अगर एक छोटी सी हम बात करें कि कोई गांव का बंदा निकल के शहर में आ गया है, ठीक है, तो जब शहर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, किसी भी गांव से निकल के किसी भी शहर पे कोई बंदा आ रहा है तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आएगी, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग कि दो घर हैं, दोनों घरों में 10-10 बाल्टियां पानी यूसेज में आता है, 10 बाल्टी में इनका काम चलता है, 10 बाल्टी में दूसरे घर का काम चलता है। अब आप ऐसे समझ लो कि दोनों घरों में 5-6 या 10-10 मेंबर एक्स्ट्रा आ जाए, तो क्या उनका उतने पानी में काम चलेगा, है ना। तो वो जो रिसोर्सेस थे उनके पानी के, वो वहां पे क्या हुई, उनमें कमी आई या फिर पानी में कमी आई, तो वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वही है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन में भी देख सकते हैं, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। अभी देखो इस लाइन का क्या मतलब है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। जैसे पहले आप मग्गे और बाल्टी से नहाते थे, मग्गे और बाल्टी का यूज करते थे नहाने में, फिर आपने अचानक से क्या करना शुरू कर दिया, फिर आपने शावर लगवा लिया और अब आप शावर से नहाते हैं। तो जब मग्गे और बाल्टी से नहाते थे तब आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट में नहा लेते थे और आप आ जाते थे, ठीक है। यानी कि बाल्टी का यूज ज्यादा से ज्यादा 1 बकेट या 2 बकेट का कर सकते थे नहाने में। अब जब आपने शावर से नहाना इस्तेमाल यूसेज में लिया, यूज में आया, तो क्या हुआ कि आपको 15-20 मिनट शावर ले रहे हैं,
है ना, तो आपको होश ही नहीं है कि कितने बाल्टी जो पानी है वो क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो रहने का जो स्टैंडर्ड था लिविंग, है ना, वो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो तो काफी अच्छा हो गया, वो तो आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके बदले में आपने किसकी कुर्बानी दे दी, पानी की कुर्बानी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की कमी आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसकी वजह से भी ये मेजर फैक्टर माना जा सकता है कि पानी में कमी आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, ड्यू टू ड्राइंग अप द वाटर रिसोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कुछ लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कहीं कहीं पर वाटर पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है ना, कंटामिनेट जो सब्सटेंस होते हैं यानी पॉल्यूटेड जो पदार्थ है वो ज्यादा यूज में आ रहे हैं, है ना, इस वजह से भी वाटर का जो है वो एक तरह से हानि हो रही है, एक तरह से ये मान सकते हैं कि वाटर में कमी आ रही, फ्रेश वाटर में कमी आ रही है ना। तो ये सारे के सारे रीजंस क्या थे, और वो रीजंस थे जहां हम वाटर का यूज कर रहे हैं और जिनकी वजह से वाटर जो है वो मात्रा में कम होता जा रहा है, यानी फ्रेश वाटर में कमी आ रही है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है और ये सच है कि डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट अमरेली सिटी in Saurashtra region with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है तालुका, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो तालुका क्या होते हैं, देखो विलेज सब लोग जानते हैं कि भाई गांव होता है ना, सिटी सब लोग जानते हैं कि भाई शहर को सिटी कहते हैं, है ना, लेकिन तालुका क्या होता है, तालुका समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कई बारी कुछ लोग जो होते हैं वो अपना एड्रेस बताते हैं कि हमारी ये वाली गांव है और ये वाला तहसील लगता है और ये वाला जिला लगता है, इस तरीके से हमारा एड्रेस लिखा जाता है, सबको पता होगा। जैसे इटावा के आसपास का कोई बंदा है तो वो जिला इटावा लिखेगा, अपनी जो तहसील लगती है वो लिखेगा, एंड देन अपने गांव का नाम लिखेगा, है ना। तो वैसे ही क्या होता था पुराने टाइम में, आज के टाइम पे तालुका नहीं मिलते, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि क्या जो गांव हैं वो डिवाइडेड कर दिए जाते थे, जैसे 5 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव, 150 गांव, एक वो जो गांव का एक ग्रुप बना दिया और उसको बोल दिया ये एक तालुका है। ठीक है, अब तालुके वाइज जो था वो इरिगेशन के लिए नहरों का और नदियों का पानी डिवाइड किया जाता था कि भाई इस तालुके को मतलब अगर किसी तालुके में 50 गांव है सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 50 गांवों को किस वाली नहर से पानी दिया जाएगा, तो वो तालुके के हिसाब से डिसाइड होता था कि भाई ये वाली नहर है, अच्छा इस तालुके को पानी जाएगा, इतने दिन इस तालुके को जाएगा, फिर इतने दिन यहाँ की सप्लाई रोक दी जाएगी, इतने दिन इस तालुके को जाएगा, या कोई दूसरी नहर है इस वजह से इस तालुके को जाएगा। तो तालुका जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो किस लिए, गांव विलेजेस के ग्रुप के लिए यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे वाटर मार्केट, हमारा जो समझने का पॉइंट है वो क्या है, वाटर मार्केट। तो वाटर मार्केट क्या है, सिंपल सी बात है कि पानी अगर पैसे देकर किसी से खरीदो देन वो वाटर मार्केट है ना। तो यहाँ पर एक गुजरात, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात में एक पुरानी सी शहर है, पुराना शहर है, जिसको हमने मतलब जिसको नाम दिया गया था अमरेली, जो कि अमरेली के नाम से जाना जाता है। वहां पे क्या होता है कि जो वहां के जो लोग हैं सौराष्ट्र, अच्छा सौराष्ट्र यहाँ पे लिखा है, गुजरात यहाँ पे लिखा है, तो कंफ्यूज मत करना, दोनों एक ही चीज है। गुजरात का जो पहले का नाम है हिस्ट्री में जो मिलता है वो हमारा सौराष्ट्र ही मिलता है ना। तो उस रीजन में उस जो गांव है, सिटी है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 1.25 यानी 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस कंप्लीटली डिपेंडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई दूसरा सोर्स है, वो पूरी तरीके से पानी के लिए डिपेंडेंट है, किस पर, अपने नियर बाई तालुकास, नियर बाई का मतलब आसपास के जो गांव हैं उन पर, आसपास के जो तालुके हैं उन पर। ठीक है, यहाँ पे देखो परचेजिंग वाटर यानी कि वो पैसे देकर उस पानी को खरीदते हैं, देन वो अपना इस्तेमाल में लाते हैं पानी। तो इस तरीके से जब पैसे देकर कोई भी चीज खरीदी जाए तो वो एक तरह से मार्केट बन जाती है, और मार्केट यानी कि जो चीज हम खरीद रहे हैं देन वो वाटर मार्केट, यानी पानी खरीद रहे हैं तो वाटर मार्केट। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए क्या बोलते हैं, there is a scarcity of water in many regions of the world, most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico,
part of South America and entire Australia are facing shortage in the fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. देखिए, सबसे पहले स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने बोला वाटर स्कार्सिटी तो पानी की कमी, है ना, लेकिन अगर हम यही फूड स्कार्सिटी बोलते तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे कि खाने की कमी या फिर भूखमरी, है ना, स्टारवेशन, भूखमरी। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है स्कार्सिटी, इसका मतलब होता है पानी की, सॉरी, वाटर स्कार्सिटी, इसका मतलब है पानी की कमी। तो पानी की कमी किन किन जगह पर, मेनली किस वर्ल्ड में, हमारे पूरे संसार की बात हो रही है ना, पूरे कंट्रीज की बात हो रही है, सारी कंट्रीज की बात हो रही है। तो इन जगह पर क्या इन्होंने बोला कि यहाँ पे पानी की जो शॉर्टेज है उसको फेस किया जा रहा है, यानी कि इस जगह पर पानी की कमी हो रही है। और ज्यादातर जहां पे ऑब्वियस है, कोरिलेट करिए चीजों को कि जहां पर पानी की कमी होगी वहां पे ड्रॉट की समस्या ज्यादा आएगी, यानी जहां पे पानी नहीं हो रहा है वहां पे सूखा पड़ेगा, फसलें जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, है ना। तो वही इन्होंने बोला है कि इस तरीके से जो क्लाइमेटिक जोन है कंट्री के कुछ, वहां पर क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा वाटर स्कार्सिटी की वजह से, जो पानी की समस्या की वजह से ड्रॉट का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए आगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, किस तरीके से हम लोग वाटर को, रिसोर्सेस, वाटर के रिसोर्सेस को कंजर्वेशन यानी कंजर्व कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्स इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. स्टेप्स हैव बीन टू टेक इन कंजर्व दिस dwindling resources. Even through water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for यूज। देखिए, सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है हमारी, क्या, कि ओवर यूज, ओवर यूज की बात कर रहे थे हम लोग। चलिए देखिए, है ना, तो ओवर यूज एंड पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है यानी जो जितने भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो हार्म करते हैं पानी को, वो, एंड ओवर यूज। ओवर यूज अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप सपोज 2 बाल्टी से नहा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 5 बाल्टी जो पानी है वो वेस्ट कर रहे हैं नहाने में। तो ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, यानी कि पानी की अगर कमी देखी जाए तो ज्यादातर ये 2 रीजन हो रहे हैं फ्रेश वाटर की कमी में, है ना, ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल में। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड का क्या सेंस है यहाँ पे, तो देखिए, और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज यानी पार्शियली, जो जिस तरीके से कोई भी पानी का जैसे जगह है, ऐसे मान लीजिए कोई भी पानी का रिसोर्स है हमारे पास, या कोई भी सोर्स है, तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार क्या कर रहे हैं, बहुत ही ओवर यूज कर रहे हैं उसको बार बार, या फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको केमिकल्स और इंडस्ट्रियल्स की वजह से उस वाटर को कंटामिनेट सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं, देन फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बह रहा है फालतू में। तो इस तरीके से जो पानी है उसमें कमी आएगी। ठीक है, आगे देखिए, मेजर कंटामिनेट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, industrial influence in the water bodies are the major contaminant. They pollute water with nitrate, metals and pesticides, है ना। जितनी भी जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनसे जब भी पानी का यूज होने के बाद जब वहां से पानी निकलता है, वेस्टेज, एज ए वेस्टेज जब निकलता है, तो उनमें क्या क्या पाया जाता है उस पॉल्यूट वाटर में, तो यहाँ पे देखिए, विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्या क्या मिल रहा है, जो नाइट्रेट है वो, मेटल्स हैं वो, पेस्टिसाइड्स हैं वो। तो इस तरीके से जो हमारा वाटर था वो क्या हो रहा है, लगातार पॉल्यूट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप समझ में आएगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे एक तरह से नेचुरल रिसोर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं पृथ्वी पर। आगे देखिए, most of these chemical being non biodegradable reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by the treating these influents suitably before releasing them in water bodies. ठीक है, आगे देखिए, forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water.
वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। देखिए, जैसे पानी बरसा या बारिश हुई है ना, उस बारिश को आपने क्या किया, अपने घर की छत पर उस पानी को स्टोर कर लिया। देन फिर एक रास्ते से एक छत पर जो पानी आया, आपके जो छत पर बरसा, देन आपने उसको एक किसी भी ऐसे वाटर बॉडी में कलेक्ट करके रख लिया और देन उसको आप यूज कर रहे हैं पानी को। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, आगे देखिए। और फिर वाटर इज यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स, उस पानी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन में, है ना। द कैनाल शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरियाज बाय चेकिंग वाटर लॉसेस through seepage and evaporation in dry region with the high rates of evaporation, drip and trickle. Irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by the adopting these means of conservation. देखिए, कह रहे हैं कि जब जैसे हमने बात की अभी वाटर हार्वेस्टिंग की, तो हमने पानी को सुरक्षित तो रखा, फिर उसको रीयूज कर लिया, है ना। हमने दूसरा पानी जो हमारा छत पे पानी था उसको हमने स्टोर किया, देन हमने उसको रीयूज कर लिया। तो वो एक तरह से हमने पानी को क्या किया, कंजर्व किया, बचाया, है ना। पानी बचाया ना हमने। अगर हम यही बात इरिगेशन फील्ड की करें, जैसे हमारा कोई खेत है ना, तो हम वहां पर इरिगेशन के लिए हम क्या ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे हमारा पानी जो है वो कम बर्बाद हो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके बताए हमें। पहला तरीका हमें बताया है ड्रिप का, देखिए ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, और इन्होंने दूसरा तरीका बताया है हमें स्प्रिंकल्स का, स्प्रिंकलर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? पहला इन्होंने बताया स्प्रिंकलर्स और दूसरा इन्होंने बताया ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन, तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्प्रिंकलर्स, आपने कभी फव्वारे देखे हैं? फव्वारे किसी ऐसी जगह पर गए हो, किसी गार्डन में या किसी पार्क में, तो वो एक ऐसा एक जमीन में शॉक इस टाइप का कुछ लगा होता है और वो लगातार राउंड 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 ऐसा घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है ना। और उसमें से पानी के छिड़काव हो रहा होता है, पानी के फव्वारा टाइप निकल रहा होता है। तो वो पूरे में घूम घूम के क्या कर रहा है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, बार बार अपनी बूंदों को एक तरह से रख रहा है, यानी कि बूंदों को डाल रहा है। तो इस तरीके से वो जो आसपास का एरिया था वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वहां पे नमी बनी रहेगी। और नमी बनी रहेगी तो वो जगह जो है वो एक तरह से इरिगेट मानी जाएगी। सेम चीज किया इन्होंने ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में क्या किया कि लंबे लंबे से पाइप्स, है ना, ऐसे डाल दिए मेड़ बनाकर। मेड़ जानते हैं ना सब लोग कि मतलब इतनी जगह में है, फिर यहाँ पे एक मिट्टी का एक वो बना दिया लाइन टाइप, है ना, तो वो मेड़ बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो पाइप्स को डाल देते हैं और पाइप्स में बहुत सारे छेद कर देते हैं। तो वो जो पाइप में छेद किया, आपने आपने पाइप में पानी को सप्लाई किया, है ना। अब जब पानी सप्लाई किया, वहां पे पानी जब जाएगा तो वो छोटे छोटे छेदों से हर जगह रुकता हुआ बहता हुआ जाएगा। तो वो उस तरीके से अगर हम देखें तो वो अपने आप ही हर जो जगह है फील्ड की या जो खेत की, वो अपने आप ही इरिगेट हो रही है और बहुत ही सही मात्रा में उस पर पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कि कम आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा आ रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन, एक पाइप में या किसी डंडे में इस तरीके से छेद करके वहां पे हमने खेतों में डाल दिया, वो अपने आप ही बह रहा, पानी उसमें से जा रहा है, इरिगेट हो रही है वो जगह। एंड स्प्रिंकलर्स, वो राउंड 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 घूमकर, जैसे किसी पार्क में आप जाएंगे तो फव्वारे टाइप के मिलते हैं काफी, तो आप उसको देखकर समझ जाएंगे स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं। तो इन तरीकों से इस्तेमाल करके, इन तरीकों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम उन चीजों को पानी को कंजर्व करने के नए नए तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अभी मैंने जस्ट बात की थी इस बारे में ही, इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप। देखिए रूफ टॉप लिखा हुआ है यानी छत से, ठीक है, कहां पर, छत से, है ना, एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पर हमने इसको स्टोर कर लिया। स्टोरिंग इफ फॉर फ्यूचर यूज, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। On an average, one spell of rain
for 2 hour is enough to save 8000 लीटर ऑफ वाटर। यानी इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लगभग लगभग कितना पानी हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम लोग लगभग लगभग जो है वो 8000 लीटर पानी बचा सकते हैं इस तरीके से 2 घंटे की बारिश को स्टोर करके, है ना। और उसको बाद में रीयूज करके पानी भी बचा सकते हैं। देन हम लोग 800 लीटर जो है पानी को सेव कर सकते हैं। ये फैक्ट है हमारा, ठीक है। और दूसरा इससे क्या क्या होगा, तो कंजर्व वाटर। पहला पॉइंट हमने ये सब करके क्या क्या हासिल किया, तो हमने पहला पॉइंट माना कि हमने वाटर को कंजर्व किया। दूसरा, अब जैसे ये रास्ता नहीं अपनाते तो इसकी जगह जो हमें पानी चाहिए होता तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलाते या फिर समर चलाते, उससे हम लोग हासिल करते। तो वहां पर हमने जो मोटर और समर का जो बिल बचाया उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिल हमारा डिक्रीज हुआ। लोअर डिमांड ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की है उनकी जो डिमांड है वो भी कम होगी। एंड शोज इरोजन इन ड्राई इन्वायरमेंट, और हमने इस तरीके से क्या किया, इरोजन को भी स्लो कर दिया इन ड्राई इन्वायरमेंट। एक बात बताइए, अगर जैसे लगातार पानी बरस रहा है और एक जगह से बार बार बह के जा रहा है, तो जो वहां की मिट्टी थी वो एक तरह से इरोज होगी कि नहीं, है ना। बार बार प्रेशर मिट्टी पे ही पड़ रहा है तो उस जगह की मिट्टी जो है वो बहकर दूसरी जगह पे जाएगी। तो हमने इस तरीके से उस वाटर को सेव करके उस मिट्टी को भी बहने से रोका, ठीक है। एंड रिड्यूस फ्लडिंग इन नो लाइंग एरियाज। फ्लडिंग, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर लगातार किसी भी निचले एरिया में लगातार पानी बह के जा रहा है, तो वो जो निचला एरिया है, यानी कि जहां पर नीचे की तरफ लोग रहते हैं, ढलान की तरफ लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस है पानी ऊपर तो जाएगा नहीं बह के, पानी हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। तो उस जगह पर वो पानी जमा हो जाएगा, जिससे बाढ़ का भी खतरा रहेगा। बाढ़ समझते हैं सब लोग, फ्लड, है ना। तो उससे वो भी खतरा रहेगा। तो हमने इस तरीके से उस पानी को सेव करके वो जो पानी जहां पर जमा हो सकता था उस चीज को भी हमने प्रिटेंड किया, यानी रोका, ठीक है। आगे देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए इन दोनों चीजों को हम कंपेयर करते हैं कि भाई नेचुरल वेजिटेशन एंड जो वाइल्ड लाइफ है उनका आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। देखिए ये तीनों चीजें हम लोग इससे पहले पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर क्या कहते हैं, स्थल मंडल। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। स्थल मतलब जमीन का जितना भी एरिया है, दायरा है, उसको लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, यानी पानी का जितना भी दायरा है वो जल मंडल। और एटमोस्फियर यानी वायु, जितना भी हवा यानी वायु का दायरा है, जो भी एयर का हमारा दायरा है उसको कहते हैं एटमोस्फियर। और इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर, जैव मंडल। क्या कहते हैं हिंदी में, जैव मंडल। तो हम देख रहे हैं ये जो कह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो इन तीनों में ही समाहित है। अगर इन तीनों से फैक्टर कोई भी अलग जाता है तो वो नेचुरल वाइल्ड लाइफ से रिलेट नहीं करता है। कैसे, कि अगर जो जानवर है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन है ना, तो जो पेड़ है वो धरती में ही तो उगेगा, कहाँ उगेगा, है ना, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और उसको पानी भी चाहिए होगा तो जल मंडल यानी जल भी चाहिए। उसको वायु भी चाहिए होगी क्योंकि वायु भाई देखो कभी ऐसा हो कि बंद कमरे में किसी प्लांट को लगाया जाता है, कभी ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई देखो गैसेस की अगर हम बात करें तो जो मनुष्य है यानी हम लोग ह्यूमंस हैं, उनका उल्टा जस्ट रिस्पिरेशन का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी वायु से कनेक्टेड है वो चीजें, है ना। पेड़ लगाने का मतलब ही यही होता है कि फ्रेश एयर इंसानों को मिले। फ्रेश एयर का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिले, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड देन दैट वी
कॉल्ड बायोस्फीयर, और इन तीनों को जो मिला के हमने नाम दिया देन वो बायोस्फीयर. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं वो जानवरों पर, और जो जानवर है वो पेड़ पौधे पर, या फिर इससे अलग अलग हम जाके देखें तो क्या देखते हैं कि जो जानवर है वो खुद एक दूसरे पर क्या है, इंटर रिलेट है, इंटरडिपेंडेंट है. इंटर रिलेट का मतलब है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सपोज मैंने खाना बनाया और मेरी जो फ्रेंड है उसने मैंने रोटी बनाई, उसने सब्जी बनाई, अब वो मुझे रोटी देगी, मैं उसको सब्जी दूंगी, ये तो दोनों ने मिलकर हमने खाना खाया. तो इस तरीके से क्या हुआ, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, यानी कि मेरे पास सब्जी नहीं थी, उसके पास रोटी नहीं थी, तो डिपेंडेंट हुए, है ना, ऑन ईच अदर ऑफ द सर्वाइवल. हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट होते हैं तो उस रिलेशन को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. और ये जो लाइफ सपोर्टिंग का सिस्टम है, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल, हम लोग भी एनिमल ही हैं, ठीक है, तो एक एनिमल दूसरे एनिमल पर, फिर दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल पर, फिर तीसरा एनिमल, इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो चेन है दैट इज द कॉल्ड ecosystem known as the ecosystem. vegetation and wildlife are valuable resources. जो vegetation है और जो wildlife है दोनों आपस में कोरिलेट हैं और बहुत ही valuable resources माने जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए. चलिए अलग अलग करके इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए. तो प्लांट प्रोवाइड अस विद द टिम्बर, अस विद टिम्बर एंड गिव शेल्टर टू एनिमल, है ना. तो जो प्लांट्स है, टिम्बर का मतलब यहाँ पे लकड़ी है, ठीक है, तो जो प्लांट है वो हमें लकड़ी देते हैं. ऑब्वियसली सबको पता है कि लकड़ी कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है. गिव शेल्टर टू एनिमल, जैसे गांव में आप जाके देखोगे तो पेड़ के नीचे गाय भैंस बांध देते हैं, बकरियां, है ना, तो वो क्या करे, एनिमल्स को शेल्टर भी दे रहे हैं. जैसे किसी ने घोंसला बनाया तो वो पेड़ के नीचे ही बनाएगा ना अपना घोंसला, ऐसे तो नहीं हवा में टांग देगा जाके, कोई भी चिड़िया है या कोई भी वैसा है पक्षी है. तो इस तरीके से क्या किया उन्होंने, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ. ऑक्सीजन को अभी मैंने जस्ट बताया था, इससे पहले यही तो बात हुई थी कि ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन, प्लांट्स, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं. प्रोटेक्ट सॉइल so essential for growing crops, act as shelter belt, helps in storage of underground water. देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या कह रहे हैं कि सॉइल सो प्रोटेक्ट सॉइल, यानी कि एक तरह से सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं. आपको सोचिए जहां पर प्लांट्स हैं, तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो उसके अंदर की उस जगह की उस जगह की जो जमीन पर जो सॉइल है, उस जगह पर जो सॉइल है, मिट्टी है, वो जो रूट्स हैं उनको कैप्चर करके रखेंगी, है ना. कितना भी पानी आए, कितना भी बारिश हो या कितना भी कुछ भी हो, वो मिट्टी कभी भी इरोज नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि जो पेड़ था उसकी जो रूट्स थे उन्होंने उसको कवर अप करके रखा हुआ है ना. तो सॉइल इरोजन भी नहीं हो सकता, वो भी बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है भाई सॉइल को. सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट. देखो एक और चीज है, हमने इससे जस्ट पहले हमने लैंड पढ़ा, तो लैंड में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था शेल्टर बेल्ट का. आप लोगों को अगर पुराना किसी ने लेक्चर मेरा जो लैंड वाला था वो अगर नहीं देखा है तो मैं अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इस चीज को, है ना. जिसने देखा है वो और अच्छी तरह बेटर समझ पाएगा, जिसने नहीं देखा है वो यहाँ पे देख ले. तो ये जो है ये एग्रीकल्चर फील्ड है हमारा, ठीक है, और ये एक लाइन है जिसमें हमने लाइन से पेड़ उगा दिए हैं, ठीक है. एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास की जो रो है उसमें हमने लाइन से पेड़ उगा दिए हैं. ये एक शेल्टर बेल्ट है. ये काम क्या करती है, ये एक तो आपको सबसे पहले हवा की दिशा बताएगी, ठीक है. ये क्या काम करेगा, पेड़ जितने भी हवाओं की दिशा बताएंगे आपको कि भाई हवा किस तरह, किस जगह से, मतलब किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, यानी चल रही है ना. दूसरी चीज क्या करेंगे कि इस तरफ अगर हवा है तो इस तरफ की मिट्टी को इस तरफ आने से रोकेंगे, और इस तरफ की सॉइल को, इस तरफ की मिट्टी को उस तरफ जाने से रोकेंगे. तो इनका जो काम हुआ, मेनली जो काम हुआ वो क्या हुआ, सॉइल प्रोटेक्ट का हुआ. तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं.
तो यहाँ पे देखो लिखा है हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, शेल्टर बेल्ट एंड हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव्स अस फ्रूट, हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब हाँ जिससे रबड़ बनती है ना, रबड़, हाँ उसी को लेटेक्स कहते हैं, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है है ना। आगे देखिए तारपीन ऑयल, तारपीन का जो तेल होता है वो भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। गम, गम का मतलब गोंद है ना, वो भी पेड़ों से ही मिलती है। मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं, यानी कि सपोज ऐसे मान लो कि जैसे तुलसी है ना, नीम है, ये सब क्या है, इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स कहलाएंगे। एंड ऑल्सो द पेपर, जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉपी पे हम लोग जो लिखते हैं, वो भी जो पेपर है वो कहाँ से मिलता है, पेड़ों से ही मिलता है। एंड ऑल्सो द पेपर इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज, ऑब्वियस है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर है, जो कि हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। देयर आर इनमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम, बहुत सारे यूज है प्लांट्स के, और कुछ आप अपनी तरफ से सोचिए, दिमाग लगाइए और उसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल पर ही टिकी हुई है, तो ऐसा नहीं है, उसमें बर्ड्स भी इंक्लूड हैं, इंसेक्ट भी इंक्लूड हैं, एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स भी। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव, जैसे मछलियां हैं, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन भी मछली है। तो समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, स्नेक्स भी, समुद्री सांप भी होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी एक्वाटिक लाइफ जो जी रहे हैं वो भी हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो गाय भैंस बकरी जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराती हैं, मीट हम उनसे लेते हैं, हाइड्स एंड वूल। हाइड्स का मतलब होता है खाल, खाल मतलब जैसे एक तरह से ऐसे मान लो कि जैसे शेर है ना, तो जब शेर का शिकार करते हैं कुछ लोग, है ना, तो वो उसकी जो खाल होती है उसको निकाल लेते हैं, फिर उस खाल से बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना के उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो खाल भी जो जानवर है उनकी यूज में आती है, मतलब एक तरह से मार्केट में यूज आती है। एंड वूल, सबको पता है भाई, वूल क्या, ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ से, जिसके क्या बनाते हैं हम लोग, स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक बी, इंसेक्ट्स की बात करें तो भाई हमें मधुमक्खी से क्या मिलता है, हनी, है ना, तो हनी की बात करते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर, पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर का मतलब जैसे एक जगह पे बैठे और उस जगह के जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो उन्होंने उठाए और किसी दूसरी जगह पे बैठे वो उन्होंने वहां पे डाल दिए, तो उसी सेम स्पीसीज का जो पौधा था या जो फ्लावर थे वो वहां पे पौधा उगाए, तो ऑब्वियस है फ्लावर भी उगाएंगे। तो वहां पर उन्होंने पॉलिनेशन का काम किया, एक जगह से दूसरी जगह पर पॉलिन ग्रेन्स गिराए, ठीक है। आगे देखो, in flowers and have an important role to play, decomposers in the ecosystem। अब देखो decomposer अगर वर्ड आया है तो माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक होना चाहिए वल्चर, है ना। क्यों, क्यों, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल वल्चर माना जाता है हमारी पूरी की पूरी नेचर की सफाई करने के लिए, यानी कि अगर हम नेचर को शुद्ध माने तो वल्चर सबसे अच्छा एग्जांपल हम मान सकते हैं। कैसे, जो वल्चर होते हैं वो हमेशा जो डीकम्पोज हमारे जो एनिमल होते हैं या कोई भी पक्षी है उसको खाने का काम करते हैं, वो उनका भोजन है। तो कोई भी चीज है, कोई भी एनिमल है या कोई भी पक्षी है, वो डीकम्पोज हुआ, वो मर गया, तो वो क्या करेंगे उसको, जैसे वो अगर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया फैलने के खतरे रहेंगे, है ना, वो एटमोस्फेयर में फैलेंगे तो मनुष्यों में भी बीमारियां होंगी और जानवरों में नई नई बीमारियां होंगी। तो क्या होगा कि अचानक से हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी पक्षी मर गया है और वल्चर ने उसको खा लिया है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा जो एटमोस्फियर है वो साफ हो गया, है ना। इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा डीकम्पोजर्स, इकोसिस्टम के लिए हमारा डीकम्पोजर्स का काम करता है वल्चर। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, है ना, आगे देखिए, the bird feed the insect and act as decomposer always. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। देखो जो अभी मैंने बात की जस्ट उसको ही लिखा हुआ है कि जो वल्चर है ना, वो काम क्या कर रहा है यहाँ पे, वाइटल क्लिंजर का काम कर रहा है। क्लिंजर का मतलब सफाई करने वाला, एंड ऑफ द एनवायरमेंट का मतलब हमारे पूरे वातावरण का, पर्यावरण का, ठीक है। सो एनिमल बिग और स्मॉल
all are integral to maintaining balance in the ecosystem। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी छोटा कोई भी बड़ा दोनों ही इक्वली रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। कैसे कि जो बड़ा छोटा वाला पक्षी है उसको बड़ा वाला खा लेगा, है ना, और फिर उससे जो छोटा है उसको वो छोटा वाला खा लेगा। तो एक तरह से क्या पूरी की पूरी चेन है जो इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। डू यू नो, देखिए वल्चर का भी एक फैक्ट आया। क्या फैक्ट है, देखिए, डू यू नो वल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्केवेजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनाक and painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले जो केसेस देखे गए थे वल्चर के मरने के, तो वो कह रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा जो रीजन निकला वल्चर के मरने का वो ये निकला कि उनकी किडनी जो थी वो फेल कर रही थी, किडनी फेलियर का केस सामने आ रहे थे। तो कहने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी में, हमें ये बताना चाहते हैं जो किडनी फेलियर का जो प्रॉब्लम आ रहा था वल्चर में, जब जैसे वल्चर, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि वल्चर जो हमारे वाइटल क्लिंजर का काम कर रहे थे इकोसिस्टम का, अचानक वही मर रहे हैं तो फिर क्लिंजन में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जो हमारे जो डेड डिकेइंग जो सब्सटेंस है, डिकेइंग जो पशु पक्षी है वो वल्चर नहीं खा पाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो इकोसिस्टम जो बैलेंस है वो इकोसिस्टम का वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि भाई क्यों मर रहे हैं वल्चर, क्यों इतने कम हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में वल्चर, तो हमें पता चला क्योंकि बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, यानी कि उनकी किडनी जो थी वो फेल हो रही है। अब ये बात पता करने की कोशिश की गई कि भाई किडनी फेल क्यों हो रही है, तो ये पता चला कि कुछ जो पशुओं की जो मेडिसिन दी जाती है, कुछ जो एनिमल्स हैं और जो कुछ पक्षी हैं उनको कुछ मेडिसिन दी जा रही थी पेन किलर टाइप, जिसमें आइबुप्रोफेन थी, है ना, जिसमें लाइक एस्पिरिन, एस्पिरिन भी काउंट करते हैं हम लोग जो दर्द के लिए होती है ना। तो कुछ ऐसी दवाइयां थी और एक दवाई और थी डाइक्लोफेनाक। तो ये जो दवाइयां थी एक एज ए पेन किलर काम कर रही थी, वो कुछ एनिमल्स को दी गई थी, और या फिर कुछ एनिमल्स में ही हम लोग भी आते हैं, हो सकता है भाई हम भी किसी की डेड बॉडी भी पड़ी हो तो वो भी वल्चर खा जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखें कि किसी भी जरिए से उनकी बॉडी के अंदर जो थी वो ये पेन किलर्स वगैरह पहुंची, जिसकी वजह से उनकी जो किडनी थी वो फेल हुई और वो उनकी डेथ हुई। तो एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि जो वल्चर है उसकी जो ब्रीड है, उसकी जो जाति है वो इस तरीके से खराब हो गई कि ये वाली चीजें जो पशुओं में थी, जो एस्पिरिन वगैरह, पेन किलर्स वगैरह, वो उन पर रोक लगानी चाहिए ताकि वल्चर को हम सेफ रख सकें। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किस बेसिस पे करेंगे, है ना। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो सबसे पहले हमें फैक्टर देखना पड़ता है टेम्परेचर का एंड मॉइस्चर का। ठीक है, द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड आर इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, scups and tundra. In areas of heavy rainfall, huge tree may thrive, है ना। The forests are the associated with areas having abundant water supply. Water supply, as the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduce। क्या हो रहा है, चीजें इस्तेमाल होती जा रही हैं और उनके जो रेनफॉल की वजह से जो हो सकते थी चीजें आगे चल के अच्छी हो, वो क्या हो रही हैं, वो रेनफॉल की वजह से इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल thorny shrubs and scrubs grow. Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens. मॉसेस और लाइकेंस क्या होते हैं, मॉसेस और लाइकेंस आपने देखा होगा
कि कई बार पानी वाली जगह पर बहुत टाइम से पानी किसी जगह पे किसी तालाब वगैरह में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत टाइम से जब पानी भरा है तो ग्रीनरी जमा हो जाती है, पूरा ग्रीन 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 दिखता है। और अगर उस ग्रीनरी को हटा के, जैसे ऊपर से दिख रहा है, अगर उस ग्रीनरी को हटाकर आप देखेंगे तो नीचे वाली जो उसकी सरफेस है वहां पे भी बहुत ज्यादा ग्रीनरी दिखाई देगी, जिसको एल्गे बोलते हैं, है ना। जैसे आम भाषा में हम लोग काई बोल देते हैं, काई तो सब लोगों को पता होगी ना। तो उसी को ही जब वो पेड़ के फॉर्म में, वो जो काई है एक तरह से आप जमीन वगैरह में देखो तो चपटी चपटी दिखाई देती है, जैसे ही किसी तालाब पॉन्ड की हम बात करते हैं तो वो एक पेड़ पौधे के रूप में नजर आती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, तो देन वो एल्गी कहलाती है। और उसी का ही एक फॉर्म है जिसको मॉस और लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर अ वेल्थ, सबको पता है कि भाई हमारा जो एक तरह से वेल्थ है, हमारी जो संपत्ति है वो फॉरेस्ट मानी जाती है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही मिलकर हमारी जो क्लाइमेट हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन कर रहे हैं। Changes of climate and human interference can uses the loss of natural habitat for plants and animal. Many species have become or endangered and some are the verge of extinction. देखो कुछ जो अगर हम पॉल्यूशन का बात करें तो उसकी वजह से बहुत सारी जो जातियां हैं वो इंडेंजर्ड है। और दूसरा रीजन हम क्या दे सकते हैं, दूसरा रीजन हम लोग नेचुरल हैबिटेट का भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट के जो लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जंगलों को उजाड़ दिया जाता है ना, वहां पे बस्ती बना दी एंड कुछ और ही मतलब डैम वगैरह बना दिया, तो उसकी वजह से भी जो एनिमल्स होते हैं वो इधर के उधर होने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं वो खतरे में आ रही हैं, endangered and some are the on the verge of extinction। और कुछ तो ऐसी आ गई हैं वर्ज ऑफ एक्सटेंशन का मतलब है बिल्कुल उस कगार पर जो लुप्ती हो जाएंगी, मतलब एक दिन गायब ही हो जाएंगी, उस कगार पर आ गई है ना। One of the major concern in the increasing incident of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species। देखो पोचिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप ये वाला स्लाइड देखो, आपको बेटर समझ में आएगी। या देखिए, ये देखिए कितने सारे लोग जो मिलकर शेर की खाल को पकड़े हुए हैं और वो उसको देख रहे हैं, मतलब एक तरह से जो शेर है उसका मर्डर कर दिया है, मार दिया है उसको, एंड देन उसकी खाल को निकाल कर फिर हमने उसको इस्तेमाल किया एज ए। तो यहाँ पे देखो पोचिंग वर्ड हमने क्यों किया इस्तेमाल, क्योंकि ये वर्ड भी बोल सकते थे कि भाई किल कर दिया जानवरों को, है ना। तो पोचिंग हमने इसलिए किया क्योंकि गैर कानूनी है जानवरों को मारना, और किसी भी जानवर को अगर आप गैर कानूनी तरीके से मारते हैं तो वो वर्ड पोचिंग कहलाता है, यानी शिकार करना। आज पुराने टाइम में देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे अकबर बीरबल टाइप के, है ना, तो वो क्या करने जाते थे, वो शिकार पे जाते थे, तो उनके लिए अलाउड था कि कोई भी उस टाइम पे, एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, मिडिबल हिस्ट्री की बात करें। पर आज की डेट में क्या है, ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। तो इस तरीके से जो पोचिंग है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन आया है किसका, एक तरह से ये सब चीजों का, कि जो एनिमल्स हैं, जो एक जाति है हमारी, जो एनिमल्स की जातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, वो बिल्कुल ऐसी कगार पे आ गई हैं जो लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, है ना। आगे देखिए, एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड द इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। हाइड्स का मतलब यहाँ पे देखिए, खाल का ही बताया था, स्किन खाल, है ना, नेल्स उनके जो नाखून है वो, टीथ दांत, सबसे अच्छा एग्जांपल हाथी का ले सकते हैं, एलिफेंट, उनके जो बड़े जो दांत होते हैं ना सूंड के आसपास वाले, वो बहुत महंगे बिकते हैं, है ना। सींग, हॉर्न का मतलब सींग है, एज वेल एज फीदर्स। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by the increasing awareness। इन सबको इंक्रीज किया, सॉरी अवेयरनेस इनकी इंक्रीज करके इन सबको बचाया जा सकता है। जितनी अवेयरनेस आप लोग फैलाएंगे कि भाई नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा अगर ये लगातार पोचिंग और शिकार होता रहा तो। आगे देखिए, नेशनल पार्क्स, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टू creeks, lakes and wetland is necessary to save the precious resources from depletion। There is a balance in the environment if the relative number of
species is not disturbed, human activities in the several part of the world have disturbed at the natural habitat of many species due to indiscriminate killing. Several birds and animals have either become extinct so are the verge of extinction. अभी हमने बात की थी कि कई बारी जो होता है, जैसे हमने अचानक से किसी जगह पर डैम बना दिया, तो वहां के जो आसपास के पशु पक्षी थे उससे डिस्टर्ब होंगे। वहां पे जो हो सकता है कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां भी रहती हो, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, सिर्फ जानवरों की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो भी उससे डिस्टर्ब होंगी। तो वो क्या करेंगी, उस जगह से दूसरी जगह पर क्या करने की कोशिश करेंगी, मूव करने की कोशिश करेंगी। और हो सकता है कि उस जगह से उस जगह का एटमोस्फियर जो है, जो वातावरण है, उनके मैच ना करे और वो वहां पर डेथ कर जाए, मर जाए, है ना। तो इस तरीके से भी चीजें जो होती हैं वो इकोसिस्टम में बैलेंस बिगाड़ने का काम करती है। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर में डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। नेशनल पार्क क्या है, देखिए, a natural area designed to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and future generation। अलग अलग तरीके के काफी सारे जो हैं, एक नेचुरल एरिया डिजाइन किया गया, जैसे कहीं पे ऑलरेडी जंगल है, ठीक है, नेशनल पार्क का मतलब है ऑलरेडी कहीं पे जंगल है, ऐसा नहीं कि हमने बस जंगल बना दिया किसी जगह को खरीद के। तो वो कह रहे हैं कि वो एक इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम, यानी बहुत सारे जीव को इसीलिए लाया क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो केवल एक स्पीसीज से तो नहीं पूरा हो सकता, है ना। तो वो बहुत सारे तरीके के हमने जानवर वहां पे रखे एंड फ्यूचर, उनकी फ्यूचर जनरेशन की भी वहां पे व्यवस्था की। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो, सबसे बड़ा हाथी है, फिर उससे छोटा भी है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा भी है। तो हर जनरेशन की यहाँ पे बात की गई है ना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क intended to demonstrate the relationship between the conservation and the development। सेम ही चीज है, पर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि ये एक ग्लोबल नेटवर्क पर आकर काम करते हैं। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब है कि आप पूरा का पूरा ग्लोब का ही मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे देखिए, डू यू नो SCITES, साइट्स की बात करते हैं, तो ये है क्या, एक फैक्ट दिया आपके एनसीईआरटी में, उसी को लेकर मैंने ये स्लाइड बनाई है। द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि डेंजर में है, खतरे में है, किसकी, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी कि जो जंगली हमारे जंतु हैं उनकी भी, है ना, जो जीव हैं उनकी भी, एंड दूसरा जो फोना है उनकी भी, ठीक है। फोना फ्लोरा, एनिमल एंड प्लांट बोथ इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट्स के बीच में किया गया है, सरकारों के बीच में किया गया है ना। इट एम्स टू इंश्योर, उसका क्या उद्देश्य है, ये इंश्योर करना कि दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, यानी कि उनका जो एक ट्रेड है, वो व्यापार जो है उसको रोका जाए और उनको जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनको सर्वाइवल के लिए थ्रेटन ना किया जाए। थ्रेटन का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया, है ना, या फिर वहां पे कुछ ऐसा हमने स्पेस, कुछ ऐसी बिल्डिंग बना दी जिससे उनको अफेक्ट हुआ कुछ, या हमने डैम बना दिया है, कुछ भी हमने कर दिया, ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उनको थ्रेटन ना किया जाए सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब होता है कि वो जहाँ पे सुटेबल उनके लिए है वो वहां पे रह रहे हैं, है ना। रफली 5,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, यानी 5,000 जो स्पीसीज हैं, जनजातियां हैं, वो एनिमल्स की हैं, जंतुओं की हैं, और 28,000 स्पीसीज यानी 28,000 जो जनजातियां हैं वो प्लांट्स की हैं, आर प्रोटेक्टेड बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स, एलोइज एंड सम एग्जांपल। कह रहे हैं ये सारी जो हैं वो प्रोटेक्ट के लिए इस लिस्ट में शामिल है। तो इतनी हमने जनजातियों को क्या करने की कोशिश करी गई है हमारे इस क्या बोल सकते हैं इसको, एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में संभालने की, उनको इंडेंजर्ड में आने से, डेंजर में आने से बचाने की हमने कोशिश की, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।